हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। दोस्तों, हमने 2 वीडियो में पीछे कवर किया है प्रकाश के स्रोत, अप्रदीप्त, प्रदीप्त और बच्चों प्रकीर्णन, पारदर्शी, अपारदर्शी। और सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, यानी कि इसके नियम। बच्चों, नियम बताया था मैंने। नंबर फर्स्ट क्या था? अभिलंब, कोमा, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल तथा एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये थी बच्चों इसकी डेफिनेशन प्रथम नियम की। नंबर सेकंड था आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव क्या रहते हैं? बराबर। अब बच्चों इसको हम समझते हैं चित्र के माध्यम से। बच्चों, ये मैंने कल करा दिया था, लेकिन मैं आपको एक बार फिर रिपीट करा दूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। बच्चों, मान लो कोई दर्पण है, अध्यापन से समांतर दर्पण, ठीक है बच्चों? दर्पण है कोई, और ये क्या है? ठीक, हमने क्या डाला है? अभिलंब, ठीक है बच्चों? अभिलंब कितना है? 90 डिग्री। ये गई कोई प्रकाश की किरण, इसे नाम दिया हमने ए, ठीक है? और ये टकराने के बाद इसका नाम है बी। जो आती है उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो टकराने के बाद गई उसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, ठीक है बच्चों? जो आपतित और अभिलंब के बीच कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कौन सा? परावर्तन कोण, ठीक है बच्चों? ये मैंने कल आपको समझाया था बच्चों, एक बार मैंने फिर से रिपीट कर दिया। आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे बच्चों? गोलीय दर्पण, ठीक है बच्चों? तो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय का मतलब क्या होगा? गोल। दर्पण का मतलब यानी कि जिसमें, यानी कि दर्पण का मतलब मिरर या शीशा। अब बच्चों, गोलीय दर्पण में प्रकार होगा। देखो बच्चों, समझो इस बात को। ये कोई कांच का खोखला गोल है। क्या है? कांच का खोखला गोल, ठीक है बच्चों? क्या है? कांच का खोखला गोला है। हमने इसके एक सिरे को, इनके मान लो हमने इसके यहाँ से यहाँ तक के सिरे को हमने इसको क्या किया?
लेप कर दिया, ये लेप कर दिया और इसे काट लिया। क्या बच्चों, यहाँ से यहाँ तक काट लिया। ठीक है, तो ये बच्चों का एक दर्पण बना, यानी कि गोलीय दर्पण। अब इसकी डेफिनेशन अगर हमें लिखनी है गोलीय दर्पण की, तो गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का वह भाग होता है जिसे वह काट कर बनाया गया होता है, और इसके एक साइड पर लेप कर दिया जाता है। और ये लेप किसका होता है, लाल ऑक्साइड साइड। ठीक है, ये लाल ऑक्साइड का लेप होता है इसके, और जिस पर ये किरण पड़ती है, यानी कि जिस और हमने लेप किया है वो तो हो गया, इसको हमने बना दिया एक दर्पण, यानी कि लेप करके लाल ऑक्साइड का, और जिस और यानी कि प्रकाश की किरण पड़ेगी यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, परावर्तक तल। ठीक है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, परावर्तक तल। बच्चों यहाँ तक क्लियर है आपको, परावर्तक तल, रेड ऑक्साइड, कांच का खोखला गोला, यानी कि हमने गोलीय दर्पण को किस प्रकार बनाया, एक खोखला कांच का गोला लिया, उसको एक साइड पे लेप किया और फिर हमने उसको काट दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक गोलीय दर्पण। बच्चों इसके एक साइड को हमने क्या किया, रेड ऑक्साइड के लेप, और बच्चों जिस पर प्रकाश की किरण आएगी, यानी कि आपतित होगी या परावर्तित होगी, उसे क्या बोलते हैं, परावर्तक तल। अब बच्चों गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, बच्चों गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट अवतल दर्पण, नंबर सेकंड उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब हम पढ़ेंगे अवतल और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आए। हमने इसके इतने सिरों को क्या किया, ये माना M1, ये माना M2, इतने सिरे को हमने रेड ऑक्साइड में लेप से क्या कर दिया, इसको रंग दिया, यानी कि इसको हमने क्या बना दिया, दर्पण। तो बच्चों ये इतना ही है, अभी बाकी कांच का खोखला गोला है। ठीक है, तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, यह है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की डेफिनेशन, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल ये है बच्चों, परावर्तक तल जिसमें प्रकाश की किरण आके टकराएगी, क्या है, परावर्तक तल, परावर्तक तल जिस पर प्रकाश की किरण आके टकराएगी, जिसका परावर्तक तल दबा हुआ। अब देखो बच्चों ये दबा हुआ है ना, इस प्रकार है ना, इस प्रकार, यानी कि बिल्कुल सेम ऐसे है। ठीक है, यानी कि प्रकाश की किरण इस पे टकराएगी आगे, तो ये क्या है, दबा हुआ। या एक प्रकार से हम ऐसे भी कर सकते हैं, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल भीतर की ओर ठूसा या धसा हुआ हो, वह क्या होगा, अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये क्या का लेप है, लाल ऑक्साइड
ठीक है बच्चों। और इसका यह वाला सिरा क्या होगा, परावर्तक तल, परावर्तक तल। ठीक है बच्चों, ये होगा परावर्तक तल और ये होगा लाल ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, हमें ये लाल ऑक्साइड बताएगी या परावर्तक तल बताएगा कि दर्पण कौन सा है। ठीक है बच्चों, हम पहचान कैसे करेंगे, अवतल है कि उत्तल है, हमने नंबर पर सभी अवतल दर्पण पढ़ा है। अवतल दर्पण यानी कि अवतल दर्पण कौन सा होता है, जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है, यानी कि इस प्रकार। ठीक है, रेड ऑक्साइड इसके बाहरी लेप पे होगी। ठीक है बच्चों, और जिसका परावर्तक तल भीतर की ओर धंसा हुआ। ठीक है बच्चों, ये दो डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अब बच्चों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर डेफिनेशन नोट करके बताओ बिल्कुल, क्योंकि बच्चों मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के क्लियर करा रहा हूँ कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण। वरना डेफिनेशन अगर आप कहोगे डेफिनेशन लिखनी है तो पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखा दूँ, फिर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ। ठीक है बच्चों, करेंगे क्या हम, उत्तल दर्पण। ठीक है, हमने पहले 105 का खोखला बोला लिया। इस बार हमने इस बिंदु को इस बिंदु यानी कि लेप कहाँ पे किया, अंदर की ओर। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक लेप किया। इससे क्या लेप किस प्रकार का है, लाल ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, ये लाल ऑक्साइड का लेप है। और इसका परावर्तक तल कौन सा है बच्चों, यानी कि इधर तो हमने लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया, तो परावर्तक तल कौन सा होगा, क्या होगा, परावर्तक तल। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा, परावर्तक तल ये लाल ऑक्साइड ही। ठीक है, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। कौन सा है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक। और बच्चों इसका यानी कि लेप किया हुआ भाग है, और ये क्या है बच्चों, इसका परावर्तक तल, परावर्तक तल। बच्चों परावर्तक तल के बारे में तो आपको पता होगा, यानी कि वह तल जिस पर प्रकाश की किरण आकर टकराएगी। ठीक है बच्चों, अब उत्तल दर्पण की डेफिनेशन। बच्चों वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या उभरा हुआ हो, यानी कि इस प्रकार है ना, इस प्रकार उभर सी रहा है ना, तो वो क्या होगा, उत्तल दर्पण। या एक डेफिनेशन हो, जिसका परावर्तक तल बाहरी या जिसका परावर्तक तल ऊपरी ओर हो, क्या होगा, उत्तल दर्पण। एक डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन मैंने बताई, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो या जिसका परावर्तक तल ऊपरी ओर हो, यानी कि ऊपरी ओर है ना, अंदर की ओर तो नहीं है, तो यानी कि कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो बच्चों पढ़ते हैं गोल, क्या, वक्रता केंद्र। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र। बच्चों वक्रता केंद्र समझे एक बात। ठीक है, ये माना हमने कौन सा, इसका परावर्तक तल कौन सा है बच्चों, ये वाला, तो यानी कि कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण। अब बच्चों इसका कोई मिडिल पॉइंट भी होगा, इस खोखले बोलेगा, तो बच्चों इसको क्या माना, सेंटर पॉइंट। ठीक है, इतना बच्चों आपको क्लियर है यहाँ तक।
कोई जिस गोले को हम गोलीय दर्पण की डेफिनेशन क्या थी, जिस कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। अब बच्चों वक्रता केंद्र जिस खोखले गोले से काट कर कोई दर्पण बनाया जाता है उस खोखले गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। यानी कि वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या है, जिस खोखले गोले को काट कर दर्पण बनाया गया है उस खोखले गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। अब बच्चों यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये तो उस गोले का हिस्सा है ना, हमने यहाँ से यहाँ तक ही तो काटा है, यानी कि इसको हमने माना ए और ये माना बी, यानी कि ए से बी तक ही तो काटा है हमने, और तो से पूरा बच रहा है ना, तो इसलिए इसके केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। यानी कि वक्रता केंद्र की परिभाषा मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जिस खोखले गोले को काट कर दर्पण बनाया गया है उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इतना आपको क्लियर है। ऐसे ही उत्तल दर्पण में होगा, उत्तल दर्पण का देखो, ये यहाँ से यहाँ तक किया हमने, ये ए ये बी, लेकिन इसका मिडिल कॉलम किधर होगा, क्योंकि हमने इसका परावर्तक तल कैसा है, उभरा हुआ, इसका परावर्तक तल क्या है, दबा हुआ। ठीक है बच्चों, एक उत्तल दर्पण में सी पॉइंट। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हुआ होगा। अब पढ़ते हैं बच्चों, वक्रता केंद्र आपको क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद है जस्ट वक्रता त्रिज्या। क्या है बच्चों, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। ठीक है बच्चों, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब बच्चों इसकी दो डेफिनेशन है वक्रता त्रिज्या की, या तो वक्रता केंद्र तक की दर्पण तथा वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या बोलते हैं, यानी कि इस दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। या हम कह सकते हैं जिस खोखले गोले को काटकर दर्पण बनाया गया है उस खोखले गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, क्योंकि इस खोखले गोले की भी तो त्रिज्या है ना बच्चों, इस खोखले गोले की भी त्रिज्या है। अब देखो एक खोखला गोला लिया हमने, इसे हमने इस बार काटा नहीं ना, इस पर रेड ऑक्साइड का लेप किया, लेकिन हमने अगर त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो बच्चों त्रिज्या यही तो होगी, और यही तो होगी, और यही सेम है, यहाँ से यहाँ तक ये भी यहाँ है और ये भी है। तो ठीक है बच्चों, आपको यह तो ये बोल सकते हो कि वक्रता केंद्र तक की दूरी, यानी कि वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। या एक डेफिनेशन हो, जिस खोखले गोले को काटकर दर्पण बनाया गया है उस खोखले गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। यहाँ से सी है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया होगा। वक्रता के हो गया, वक्रता त्रिज्या आपको एक क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट करेंगे ध्रुव। दर्पण का ध्रुव। अब बच्चों में लेते हैं एक दर्पण, कौन सा दर्पण है, अभी हम इसको बता नहीं सकते बच्चों ये कौन सा दर्पण है जब तक कि कोई लेप नहीं किया। हमने लेप कहाँ किया, बाहरी ओर, तो यानी कि इसका दबा हुआ तल क्या हुआ, परावर्तक तल। ठीक है, तो ये कौन सा है, अवतल दर्पण। ठीक है, ये है एम, ये है M1। अब बच्चों दर्पण का ध्रुव निकालना, बच्चों का केंद्र क्या क्या है, यानी कि सी यहाँ पे और सी तक की दूरी क्या कहलाएगी,
ई तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। अब बच्चों हमें इस दर्पण का ध्रुव निकालना, तो ध्रुव कैसे निकालेंगे कि दर्पण के परावर्तक तल यही तो जहाँ पर प्रकाश टकराएगा, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, यानी कि मध्य बिंदु को, यानी कि इससे ये मिला है, इस मध्य बिंदु यानी कि कोई यहाँ पे है सेंटर पॉइंट, उसको हम क्या बोल देंगे बी, लेकिन हम इसे यहाँ पे नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि दर्पण का परावर्तक तल है तो बच्चों एक घुमा हुआ है, तो उसको हम प्रदर्शित यहाँ पे करते हैं, ठीक है बच्चों, और इसे प्रदर्शित करते हैं पी से। ये क्या है, दर्पण का ध्रुव, ठीक है बच्चों, दर्पण का ध्रुव समझ में आया आपको। अब बच्चों से समझ लेते हैं उत्तल दर्पण में M1, इसका C ये है, बच्चों इसका केंद्र होगा, ठीक है, इसका मीडियम पॉइंट है, लेकिन ध्रुव इससे ये क्या होगा इसका, ठीक है बच्चों, ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ध्रुव कैसा होता है, यानी कि दर्पण के परावर्तक तल जिससे प्रकाश टकराता है उसके मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव, ठीक है बच्चों, ध्रुव भी आपको क्लियर हुआ। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, ठीक है बच्चों। अब ज्ञात करते हैं मुख्य अक्ष, बच्चों मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बच्चों कोई दर्पण है, कौन सा दर्पण है बच्चों बता सकता है, जब तक हम इस पे लेप नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा दर्पण है, ठीक है, तो इस पता लग चुका है ये कौन सा है, उत्तल दर्पण, ठीक है। इसी के साथ हमने बनाया ये कौन सा दर्पण है बच्चों, उत्तल दर्पण, ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ। अब बच्चों इसके दो पॉइंट थे, तो था क्या पी यानी कि ध्रुव, और एक था क्या सी, ठीक है, इसके कितने थे पी और एक सी। अब बच्चों मुख्य अक्ष की डेफिनेशन क्या है, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के एक रेखा, यानी कि जो रेखा इन दोनों को मिलाएगी उसे क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, यानी कि एक वक्रता केंद्र और पी यानी कि ध्रुव को एक सीधी रेखा, यानी कि सीधी रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। ऐसे ही इस प्रकार वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष, क्या कहलाएगी बच्चों, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष आपको पता लग चुका है, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा एक सरल रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। मुख्य अक्ष हो चुका है। अब बच्चों पढ़ेंगे हम दर्पण का द्वार, दर्पण का द्वार, ठीक है बच्चों, दर्पण का क्या पढ़ रही हैं, द्वार, दर्पण का द्वार, दर्पण का द्वार। बच्चों दर्पण का द्वार किस प्रकार, बच्चों मान लो कोई दर्पण है, बच्चों बता सकता है कौन, लेकिन आप बता सकते हो कि ये कौन सा दर्पण है, ये क्या है, अब
बच्चों मैं इसे हर बार इसलिए रख कर रहा हूँ क्योंकि बार बार लिखने से आपको जल्दी ये समझ में आएगा और ये याद भी हो जाएगा कि अवतल दर्पण किस प्रकार होता है, उत्तल दर्पण किस प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, दर्पण का द्वारक ये एम पर। ठीक है बच्चों, दर्पण के परावर्तक तल यानी कि परावर्तक तल कौन सा है जिस पर प्रकाश टकराएगा, इसके व्यास को, ये बच्चों क्या है, दर्पण का द्वारक का व्यास। इस व्यास को क्या बोलते हैं बच्चों, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक यानी कि क्या है, दर्पण का व्यास, परावर्तक तल का व्यास। परावर्तक तल का व्यास क्या कहलाता है बच्चों, दर्पण का द्वारक। ठीक है बच्चों, दर्पण का द्वारक क्या कहलाएगा, परावर्तक तल का व्यास। बच्चों यहाँ तक क्लियर है आपको? आपने वक्रता केंद्र देखा, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक है। ठीक है बच्चों, आपको 1 2 3 4 5 चीज समझ में आ चुकी है। अगर बच्चों एक चीज आपको नहीं समझ में आई तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। अब बच्चों पढ़ेंगे हम मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। अब बच्चों एक दर्पण है, ये कोई कौन सा दर्पण है बच्चों, कोई बता सकता है? ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, और ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। बच्चों उसके हमें 2 पॉइंट बताते हैं, एक तो P और एक C। ठीक है बच्चों, इसी तरह से एक P और एक C। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो बच्चों कोई रेखा मुख्य अक्ष से, प्रकाश की कोई किरण, अब देखना बच्चों, प्रकाश की कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और परावर्तन के बाद टकराकर जिस बिंदु से होकर जाती है उसे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। यानी कि कोई प्रकाश की किरण टकराने के बाद इस बिंदु से होकर गई तो बच्चों कौन सा बिंदु होगा, मुख्य फोकस। और फोकस को F से प्रदर्शित कर। ऐसे ही इस प्रकार इसमें ऐसे तो जाने की नहीं कोई प्रकाश की किरण, क्योंकि इसका परावर्तक तल कैसा है, उभरा हुआ, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन होगी। तो बच्चों क्या होगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है, यानी कि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक, टकराने के बाद यहाँ पर क्या होगी, परावर्तित, और ये भी क्या होगी, परावर्तित। ठीक है बच्चों, लेकिन क्या होगा, आती हुई प्रतीत देती है। क्या देती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। ये क्या है बच्चों, मुख्य फोकस। ये बिंदु होगा प्रकाश की किरण आई, टकराने के बाद चली गई। ये बच्चों तीर बता रहे हैं कि किस प्रकार जा रही है, आपतित किरण, टकराने के बाद परावर्तित किरण। ठीक है बच्चों, ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उसे क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा कि अब बच्चों इसकी डेफिनेशन देखोगे किस प्रकार है।
यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या आती हुई प्रतीत दे रही है, और यहाँ पर टकराने के बाद मिल रही है। यहाँ पर प्रतीत दे रही है, यहाँ पर मिल रही है, तो हम दोनों को जोड़ सकते हैं, यानी कि आती हुई प्रतीत या मिलती है, तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। बच्चों उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा। फोकस बच्चों हम इसको जब क्वेश्चन आएंगे ना और भी ज़्यादा क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन बस आपको भी इतना पता होना चाहिए कि फोकस बिंदु कहाँ पर होता है, ठीक है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो बच्चों ये कौन सा है? दर्पण, ये है अवतल दर्पण, ठीक है बच्चों। को ये मुख्य अक्ष पर क्या था? एक तो पी ध्रुव और एक सी, और अभी हमने पढ़ा क्या? एफ, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा? यानी कि फोकस बिंदु तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। फोकस बिंदु तक की, फोकस बिंदु तक, यानी कि ध्रुव से फोकस बिंदु तक, ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, ठीक है बच्चों। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। ध्रुव से हम इसको लिख भी सकते हैं कि ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है बच्चों। आपको क्लियर हुई होगी बच्चों कि फोकस बिंदु तक, ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। बच्चों आज यहाँ तक ही रखते हैं, क्योंकि बच्चों अभी जब हम थोड़ा थोड़ा करेंगे और ये जल्दी याद भी होगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो भी पसंद आई होगी। बच्चों वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।